बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंतहाई इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक की तरफ आए हैं और इससे पहले जो टॉपिक्स हैं वो आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि आज के जो टॉपिक है इस पे हम जो भी काम करेंगे वो बेसिकली इससे पहले जो हमने तीन टॉपिक्स पढ़ रखे हैं उसी को हम एक तरीके से यूज़ कर रहे होंगे। कैसे? मसलन आपने सबसे पहले पढ़ा है एसी थ्रू रजिस्टर। एसी थ्रू रजिस्टर में आपको वोल्टेज और करंट का फेस रिलेशनशिप क्या है पता होने चाहिए। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था एसी थ्रू कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज और करंट का क्या फेस रिलेशनशिप है वो आपको पता होनी चाहिए। पावर डिसिपेशन क्या होता था वो मालूम होना चाहिए। इसी तरह हमने इंडक्टर के क्रॉस भी देखा था, मगर आपके आसानी के लिए मैंने यहाँ पर एक दफ़ा फिर जो है ना एज ए रेफरेंस के तौर पर मैंने दिया है, मगर आपको भी किसी हाल में मालूम होना चाहिए। मगर अभी तक आपको मालूम नहीं है तो इससे पहले जो तीन टॉपिक्स हैं एसी थ्रू रजिस्टर, एसी थ्रू कैपेसिटर, एसी थ्रू इंडक्टर, आपको किसी हाल में एक दफ़ा देख लेना चाहिए ताकि इधर से आगे जो दो तीन टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ जाए। डियर स्टूडेंट, आपको मालूम है हमें एक चीज़ तो कंफर्म पता है, लेट सपोज हमारे पास कोई रजिस्टर हो और साथ साथ एक और रजिस्टर के साथ कनेक्ट करके रखे हुए हैं। मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि इसको चले एसी सोर्स के साथ नहीं डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये मैं कहूँगा 10 ओहम और मैं कहूँगा ये भी 10 ओहम है, तो इनका जो एक कंबाइंड रेजिस्टेंस होती है वो कितना होता है? यकीनी बात है इन दोनों के डायरेक्ट सम के इक्वल होता है। सीरीज़ में हो तो मैं कहूँगा कि इसके बजाय मैं डायरेक्ट लिखूँगा 20 ओहम का एक रजिस्टर कनेक्ट कर दें, बजाय कि आप दो जो है ना रजिस्टर 10 ओहम को कनेक्ट करने से। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें कि मैं कहूँ कि इधर 5 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पर भी 5 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, तो इनका जो टोटल वोल्टेज यानी कि इन दोनों को जो सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस दीज टू रजिस्टर वो कितना होगा? आपको मालूम है सीरीज़ पे वोल्टेज ऐड होता है, तो मैं कहूँगा 10 वोल्ट होगा। ये जहन में रख लीजिए कि ये सिर्फ उस सूरत में होता है जब आपके पास दोनों कंपोनेंट क्या हो? रजिस्टर होंगे। दोनों कंपोनेंट रजिस्टर हो यानी वहां पर नेट पावर डिसिपेशन नॉट इक्वल टू 0 हो। टोटल जो पावर डिसिपेशन 0 ना हो तब जाके आप लिख सकते हैं कि जो है ना टोटल रेजिस्टेंस डायरेक्ट सम के बराबर होगा, टोटल वोल्टेज डायरेक्ट सम के बराबर होता है। नेट पावर 0 नहीं होता, जहन में रखें। मगर इसके बरक्स आपको याद होगा एसी थ्रू इंडक्टर और एसी थ्रू कैपेसिटर में मैंने आपको तफसील से समझाया था कि वहां पर नेट पावर एक एवरेज जो पावर होता है ना एक साइकिल के दौरान, फ्रिक्वेंसी भले डबल था मगर टोटल जो पावर है वो क्या हो रहा था? 0 हो रहा था। इसका मतलब यहां पर आप देखेंगे जो सम ऑफ, अगर जैसे मैंने यहां पर कनेक्ट किया हुआ एक रजिस्टर और एक इंडक्टर, तो डियर स्टूडेंट याद रखिए अगर फर्ज करें इसका जो रेजिस्टेंस 5 ओम है, इंडक्टर का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर 5 ओम हो, इनका जो टोटल सम है वो 10 ओम के बराबर नहीं होगा। मगर कितना होगा? यकीनन आज हमने वो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। इसी तरह इन दोनों का जो टोटल वोल्टेज है 5 वोल्ट, अगर फर्ज करें इस रेजिस्टर के क्रॉस से इंडक्टर के क्रॉस 5 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, तो इनका जो टोटल वोल्टेज सम है वो 5 + 5 10 नहीं होगा, मगर 10 से कदर कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इसका एवरेज पावर 0 के बराबर हो सकता है ना हो। हम यहां पर इसको कैलकुलेट करेंगे, तो हमने इस पे 2-3 चीजें फाइंड आउट करनी है। तो हम आरएल सीरीज सर्किट यानी कि अभी बारी एक एक का खत्म हुआ है, अब हम रजिस्टर के साथ इंडक्टर कनेक्ट करेंगे, फिर अगले वाले जो टॉपिक है इसमें रजिस्टर के साथ हम कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे, फिर हम यकीनन इसका देखेंगे कि इसका टोटल वोल्टेज कितना हो सकता है, इन दोनों का कंबाइन वोल्टेज, क्योंकि मैंने अभी फतवा दे दिया, मैंने अभी आपको फतवा दे दिया इन दोनों का जो टोटल वोल्टेज है डायरेक्ट सम के बराबर नहीं होता, तो कितना होता है टोटल वोल्टेज हम फाइंड आउट करेंगे यकीनन। फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि इनका जो टोटल रेजिस्टेंस यकीनन अगर 5 ओम है तो 10 ओम नहीं होगा, तो कितना होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यकीनन यहाँ पर तो बेशक पावर 0 नहीं है, इंडक्टर के अक्रॉस एवरेज पावर 0 होता था, मगर इन दोनों को जो सम ऑफ जो पावर है टोटल सर्किट के जो पावर है वो फिर भी 0 नहीं होगा, तो कितना होगा ये भी हम ग्राफिकली भी देखेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म में भी देखेंगे। जुड़ के रहिए।
तो मैंने डियर स्टूडेंट इसीलिए आज क्योंकि आज की जो क्लास है उसको मैं बम क्लास कहूँगा, क्योंकि इस क्लास में आपको मालूम होनी चाहिए, अगर मैं डायरेक्ट लिख के रखता तो फिर जाके आपको समझने में थोड़ा मुश्किल होता, तो मैंने सोचा आपको स्टेप बाय स्टेप ज़रा समझाएं कैसे। तो आरएल सीरीज सर्किट देखें, सिर्फ सिंपल सी बात है कि एक इंडक्टर है, ये इंडक्टर का सिंबल है, जहन में रख लीजिएगा। इसके साथ हमने एक रेजिस्टर कनेक्ट किया हुआ है, इन दोनों को सीरीज में जोड़ रखा है, इसीलिए हम आरएल सीरीज सर्किट, इसको हमने एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है। आपको बेटा याद होगा, मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ है कि हमने किसी एक क्वांटिटी को, यानी वोल्टेज और करंट दोनों में से एक को एज ए रेफरेंस क्वांटिटी इनिशियली लेना होता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आज मैं किसको ले लूँ, बट जब आप यहाँ पर किसी को एज ए रेफरेंस क्वांटिटी लेते हैं, थोड़ा बहुत आपके पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए क्यों आपने इसको प्रेफर किया, दूसरे को क्यों आपने एज ए रेफरेंस क्वांटिटी के तौर पर नहीं लिया। हमारे पास है, कोई टेंशन ना ले। जैसे फर्ज करें कि ये रजिस्टर है, इंडक्टर है, मैंने यहाँ पर करंट को एज ए रेफरेंस क्वांटिटी लिया है। रेफरेंस क्वांटिटी लेने का मतलब है I = I0 sin ओमेगा टी। और जब आप उसको फेजर डायग्राम में ड्रा करते हैं तो मैं सिंपल अंदाज में क्या करता हूँ, ये जो करंट है उसको एक्स एक्सिस में शो करता हूँ। आपको मैंने तफसील से बताया हुआ है, समझाया हुआ है। ये हमारा रेफरेंस करंट है, सिंपल सी बात है। जब आप रेफरेंस लेते हैं उसको हॉरिजॉन्टली रखना है, पॉजिटिव एक्सिस के अलावा। अब ये बात तो ठीक है, हमने करंट को ले ली, मगर क्यों ले लिया? तो अभी देखें, इसका और इसका सीरीज में, आप मुझे बताएं कि सीरीज में होने का क्या मतलब है। सीरीज में होने का मतलब है एक ही रास्ता होने का मतलब है, फर्ज करें अगर 10 एम्पियर करंट इधर से पास हो रहा है तो वही 10 एम्पियर इधर से भी पास होगा। मगर वोल्टेज के लिए आपको मालूम है कि टोटल वोल्टेज इसका अगर 5 वोल्ट हो तो इसका भी 5 वोल्ट होना जरूरी नहीं है। मगर जब सीरीज पे जोड़ रखा हो तो करंट दोनों के लिए सेम होता है। तो जब करंट दोनों के लिए सेम होता है तो इसका मतलब होगा ये इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, तो दोनों के लिए अलग अलग लिखने के वजह में एक ही बार लिखेंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि इसमें कोई इबहाम नहीं है, लिहाजा मैं इसको एज ए रेफरेंस क्वांटिटी के तौर पर लूंगा। I = I0 sin ओमेगा टी। समझ में आया होगा आपको। वोल्टेज लेंगे तो पता नहीं रेजिस्टर के लिए कुछ और होगा, तो हम इंडक्टर के लिए कुछ और लेंगे, तो यकीनन जो वेक्टर डायग्राम आपने ड्रा करनी है, एरोहेड आप इस्तेमाल करेंगे, तीर के निशान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इंतखाबी निशान है वो हर एक के लिए डिफरेंट होगा। एनीवे, हमने एज अ करंट को रेफरेंस क्वांटिटी लिया है। टोटल वोल्टेज हम निकालेंगे। इस टोटल वोल्टेज को निकालने के लिए हमें पहले फेजर डायग्राम ड्रा करना पड़ेगा। अब देखें, ये जो करंट है सबसे पहले देखिए आर के लिए भी है और इंडक्टर के लिए भी है, मगर अब हम वोल्टेज अक्रॉस आर निकालेंगे, फिर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर निकालेंगे। वोल्टेज अक्रॉस आर का मतलब आपको पता होनी चाहिए रेजिस्टर, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट का फेज रिलेशनशिप क्या है, वो आपको याद होना चाहिए। मैंने यहां पर लिखा हुआ भी है। रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट दोनों क्या होता है, इन फेज होता है। जब ये इन फेज होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका सिंपल से मतलब है कि हम दोनों को एक ही लाइन में ड्रा करेंगे। इसको मैं नाम दूंगा VR। यह हमारा VR है। तो इसका मतलब ये हुआ इस R के अक्रॉस करंट और वोल्टेज का मामला खत्म, फेजर डायग्राम को ड्रा करना हो। अब हम बात करेंगे किसके अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस। इंडक्टर के लिए भी करंट वही है, मगर आपको मालूम है कि इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है करंट से। कितना डिग्री, 90 डिग्री, आपको पता है माशाल्लाह। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें वोल्टेज को मैं ऊपर की तरफ ड्रा करूंगा, क्योंकि इसके लिए करंट के मुकाबले में वोल्टेज लीड करता है। उसको मैं VL से रिप्रेजेंट मैंने यहां पर कर रखा है। हमें क्योंकि जहन में रखना, हमने टोटल वोल्टेज निकालनी है, इंडिविजुअल तो वैसे भी हमें पता है। अब यहां पर टोटल वोल्टेज निकालनी हो तो हम क्या करेंगे। अब आपको गुस्सा तो नहीं है ना, अगर मैं फर्ज करें, मैं अगर एक लम्हे के लिए इधर से एक लाइन ऊपर की तरफ वेक्टर लाइन ड्रा कर दूं, देखें यूं एक लाइन ड्रा कर दूं, आपको गुस्सा तो नहीं है ना? मुझे उम्मीद है आपको गुस्सा नहीं आएगा, इसीलिए मैंने फुल कॉन्फिडेंस के साथ ड्रा किया है। वजह सिंपल सा, इधर यहां पर देखिएगा, ये जो लाइन है और ये जो मैंने लाइन ड्रा की है, इन दोनों का लेंथ देखें सेम है,
लेंथ होने को सेम है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। डायरेक्शन देखिए, इसके ऊपर की तरफ है वाई एक्सिस के अलांग, समझे, ये भी ऊपर की तरफ है वाई एक्सिस के अलांग है, ये और ये मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, इसी को फिजिक्स की ज़बान में इक्वल वेक्टर कहते हैं। दो वेक्टर लाइन हो, दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो तो इसे क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर कहने का मतलब अगर मैंने इसका नाम वी एल रखा है तो इसका नाम भी मुझे क्या रखना है, वी एल रखना है, मामला खत्म। अब हमें तो टोटल वोल्टेज निकालनी है। मजे की बात सुन लीजिएगा, वी आर मालूम है, वी एल मालूम है, तो हमें इन दोनों का कंबाइन वोल्टेज निकालना हो तो इसका वेक्टर सम के बराबर होता है। वेक्टर सम ड्रा करने का बड़ा आसान तरीक़ेकार माशाल्लाह से आपको मालूम है। हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, हेड टू टेल रूल इस्तेमाल करेंगे। हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल इस्तेमाल करना हो तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट वेक्टर ये है और ये सेकंड वेक्टर है, इसका जो टोटल वोल्टेज निकालनी हो ये हमारा टोटल वोल्टेज होगा। देखें ये जो टोटल वोल्टेज है इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं वी से, जो कि इसका और इसका जो है ना टोटल यानी वेक्टर सम के बराबर होगा। अगर इसका टोटल ये देखो वेक्टर सम के बराबर होगा, इसका मतलब ये हुआ टोटल करंट ये है, टोटल वोल्टेज ये है, इनके बीच कुछ न कुछ फेस रिलेशनशिप, फेस डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। इतना कम भी नहीं जितना रेजिस्टर में जीरो हो रहा था, उतना ज्यादा नहीं जितना आपको पता इंडक्टर में 90 डिग्री का होता था। अभी ना 90 डिग्री है ना 0 डिग्री है, ये है इन दोनों का फेस। इन कंबाइन की बात कर रहा हूं, इन दोनों का कंबाइन यानी कि टोटल करंट और टोटल वोल्टेज का भी जो फेस डिफरेंस है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं फाई से। ये देखिए, ये हमने फेज डिफरेंस निकाल दिया, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब ये जो फेज डिफरेंस है इसको हम कैलकुलेट करेंगे। देखें कोई भी, हमें तो वी चाहिए मगर आपको पता होनी चाहिए कोई भी आपको अननोन कोई क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है मगर वो किसी राइट एंगल ट्रायंगल का हिस्सा हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन इस्तेमाल करके अननोन क्वांटिटी को बहुत ही आसानी के साथ आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस वी को निकालना हो तो हमें माशाल्लाह से वी आर मालूम है, वी एल मालूम है, तो हम इस टोटल वोल्टेज को निकालना हो तो वो इस राइट एंगल ट्रायंगल का हिस्सा है जिसका दो साइड मालूम है, तीसरा साइड फाइंड आउट करनी हो तो फिथागोरस ने कहा था यार टेंशन ना लो, मेरा वाला थ्योरम इस्तेमाल कर दो, ठीक है। तो उसने कहा था आपको पता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन थ्योरम सब्जी का फतवा है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, वी का स्क्वायर, बेस क्या है, वी आर का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर क्या है, वी एल का स्क्वायर होगा। यकीनन हमें वी निकालनी है तो वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, यही बात है, ठीक है। अब जरा गौर से देखिए, टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू डायरेक्ट सम के बराबर नहीं होता, ये बिल्कुल इस तरह जिस तरह हम वेक्टर एडिशन में करते हैं। इसका सिंपल मतलब आपको बताता हूं, देखिए अगर लेट सपोज यहां पर 5 वोल्ट है, इधर भी 5 वोल्ट होगा तो इसका जो कंबाइंड वोल्टेज है वो 5 + 5 10 नहीं होता, बल्कि इसका जो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का रूट के हिसाब से होगा। 25 + 25 कितना होगा, ये खुद देखिएगा 50, तो मेरे ख्याल से 49, तो ये 7.1 वोल्ट होगा। इसका जो टोटल वोल्टेज है वो 10 वोल्ट नहीं होता बल्कि 7.1 वोल्ट होता है। तो ये था इसका टोटल वोल्टेज फाइंड आउट करने का देसी तरीक़ेकार, बल्कि साइंटिफिक तरीक़ेकार। इसी तरह हम निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस। इसके जो टोटल रेजिस्टेंस है इसको जहन में रख लीजिएगा, हम कोई नया नाम देंगे आज, हम इसका नाम कंबाइंड रेजिस्टेंस को देंगे इम्पीडेंस। यार देखो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैंने इसका नाम चेंज किया है, टोटल रेजिस्टेंस भी आप रख सकते हैं, यकीन माने कोई आपको नहीं रोक सकता। हमने सोचा यार देखो कोई नया नाम दे दें, इसका नाम हमने रखा है इम्पीडेंस।
नया नाम है, हमारी मर्जी, बुक वालों की मर्जी, हमने उसको फॉलो करनी है। इंपीडेंस जिसको मैंने जी से रिप्रेजेंट कर रखा है, और जी ये आपको कहीं नजर आ जाए तो टेंशन नहीं ले, ये टोटल रेजिस्टेंस है कि इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टिव इफेक्ट है। मैं यहां पर लिख देता हूं, या डियर सुनना अगर आपको टेंशन हो रहा है तो, कंबाइंड रेजिस्टिव इफेक्ट किस किस का, ये है इंडक्टर और रेजिस्टर। इस केस में ध्यान में रख लीजिएगा, इनका जो टोटल रेजिस्टेंस है उसको हम क्या नाम देंगे, हम इसको इंपीडेंस का नाम देंगे। आप टोटल रेजिस्टेंस भी रख सकते हैं, यकीन माने कोई नहीं रोक सकता। अब इसको फाइंड आउट करना हो तो हमें इसी रिलेशन को ही आगे कंटिन्यू करना है, जिसको मैं कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करता हूं। इसी रिलेशन में ध्यान में रख लीजिएगा, मैं क्या करता हूं, इस V का मतलब टोटल वोल्टेज है, मैं यहां पर लिख देता हूं। देखिए V का मतलब है टोटल वोल्टेज, ठीक है ना। इन इक्वेशन नंबर ए V क्या है, टोटल वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज ओम लॉ के मुताबिक किसके बराबर होगा, टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, मैं इस V इज इक्वल टू आई, टोटल करंट है क्योंकि मैंने टोटल करंट को I से रिप्रेजेंट किया है, और V इज इक्वल टू आई आर टोटल रेजिस्टेंस है। टोटल रेजिस्टेंस का हमने नया नाम दिया है, इसका नाम क्या रखा है, G। इसी तरह वोल्टेज अक्रॉस R, V का मतलब वोल्टेज अक्रॉस R आपको पता होनी चाहिए, V इज इक्वल टू आई आर है, I इंटू इसका जो रेजिस्टेंस है उसको मैंने R से ही रिप्रेजेंट कर रखा है, और इसी में ही VL का मतलब है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, जो कि I इंटू XL, क्योंकि आपको पता है इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है इसका नाम हमने RL नहीं बल्कि इसका नाम हमने XL रखा है। इंडक्टर का रेजिस्टेंस, इसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस का नाम दे देते हैं। हमने कुछ नहीं करनी है स्टूडेंट, आपको पता होनी चाहिए, हमने यहाँ पर इन्हीं तीनों की जो वैल्यूज है इसमें पुट कर देना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पुट इन इक्वेशन नंबर ए। तो इक्वेशन नंबर ए इंप्लाइज दैट V नहीं लिखूंगा, V के बजाय लिख दूंगा आई जी इक्वल टू रूट ऑफ वी आर के बजाय मैं लिखूंगा आई आर का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस आई एक्स एल का होल स्क्वायर। मैं क्योंकि समझूंगा आप सब मैथमेटिक्स में माशाल्लाह से बहुत कमाल है, ये जो स्क्वायर इसके साथ भी है इसके साथ भी है, इसको कॉमन लेंगे बाहर निकाल सकते हैं तो उसका रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। मैं डायरेक्ट आई लिख देता हूँ, और ये आ गया जी आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। तो आपको मालूम है कि ये एक दूसरे को तहस नहस करेगा, ये जब एक दूसरे को तहस नहस करेगा तो टोटल जो रेजिस्टेंस है जिसे आपने इंपीडेंस का नाम दिया है G इज इक्वल टू किसकी इक्वल आ रहा है, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। ये था जनाब मन। अब हमें पता चला वंस अगेन, अगर इसका जो रेजिस्टेंस है अगर फर्ज करें 5 ओम है, इसका जो रेजिस्टेंस अगर 5 ओम है, तो इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस जिस तरह रेजिस्टेंस में होता है, रेजिस्टर के क्रॉस टोटल वोल्टेज सम होता तो ना ही होता। 5 प्लस 5 यहाँ पर 10 होने के बजाय 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का होल रूट होगा, जो कि 50 की इक्वल आ गया। 50 का अगर आप रूट लेंगे तो आपको पता है 7.1 समथिंग आ जाएगा, जिसको हमने यहाँ पर मैथमेटिकल अंदाज में फाइंड आउट कर रखा है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब यहां पर मुझे सबसे पहले फेस रिलेशनशिप निकालनी है। फेस रिलेशनशिप हम फाइंड आउट करेंगे। तो फेस रिलेशनशिप किन किन के बीच, बिटवीन वी एंड आई, टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस का फेस रिलेशनशिप निकालेंगे, और वो बहुत ही आसान है। और कमेंट करना माशाल्लाह से हमें आता है। देखे, अगर फर्ज करता हूं ऐसा कनेक्ट किया गया होता, करंट इस जानिब वोल्टेज ऊपर की तरफ होता, आपको पता है कि आप कहते हैं कि ये करंट है ये वोल्टेज है, तो आप कहते हैं कि वोल्टेज लीड कर रहे करंट से कितना डिग्री, 90 डिग्री। अगर यूं होता ना वोल्टेज और करंट दोनों, फिर आप कहते हैं कि जी दोनों एक ही डायरेक्शन में है। एक ही डायरेक्शन में होने का मतलब है नो फेस डिफरेंस, यानी कि दोनों इन फेस है। मगर अगर फर्ज करें यूं होता, जैसे इस केस में टोटल वोल्टेज ये है, टोटल करंट ये है, ऊपर होने का मतलब है लीड करना।
नीचे इसका अगर नीचे होता तो लेक, मगर ये समझ लीजिएगा ऊपर की तरफ है तो लीड तो कर रहा है, मगर कितना डिग्री कर रहा है, जिसे अननोन एंगल है, जिसे आपने फाई से रिप्रेजेंट करे, इसी को फेस एंगल कहते हैं। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि वोल्टेज लीड द करंट बाई कितना डिग्री, फाई। समझ में आ गया ना? मैं लिख देता हूं यार, टेंशन ना लो। देखो मैं यहां पर लिखूंगा वोल्टेज कमेंट, इसका फाइनल रिजल्ट यह है, लीड्स द करंट बाय एंगल फाई। अच्छा, वोल्टेज लीड कर रहा है तो इसका मतलब है करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो ये इसका हल्के फुल्के से एक मैथमेटिकल वर्क था जिसको हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना था जी। अब ऐसे ही हम यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम इसका फेस एंगल निकालते हैं, इसके बाद बाकी बमदमा का करेंगे। फेस एंगल बहुत ही आसान, आपको मालूम है इस फेस एंगल को, क्योंकि हमने यहाँ पर बात की फेस एंगल फाई, इस फेस एंगल को निकालना हो तो राइट एंगल ट्रायंगल में फेस एंगल निकालना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस फेस एंगल को निकालना तो आपको पता है कि इन ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल है, इसमें आपको पता है कि हम हमेशा एंगल फाइंड आउट करने के लिए टेन जेन थीटा का इस्तेमाल करते हैं, मगर एंगल को मैंने फाई से रिप्रेजेंट किया है। टेन फाई किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें परपेंडिकुलर वी एल है डिवाइडेड बाय बेस क्या है, वी आर होगा। तो आप डायरेक्ट इसी को भी फेस एंगल अगर वी एल और वी आर मालूम हो तो आप मालूम कर सकते हैं, या आप ये भी लिख सकते हैं टेन फाई इज इक्वल टू वी एल के बजाय आप आई एक्सएल लिखें। आई एक्सएल, सर्फ एक्सएल नहीं, ज़हन में रख लीजिएगा, आई एक्सएल। और वी आर के बजाय आपने लिखना है आई आर। आप देखें ये एक दूसरे को तहस नहस करेगा। तो टेन फाई इज इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है, एक्सएल डिवाइडेड बाई आर की इक्वल। एक ही बात है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फाई है वो आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स ऑफ वी एल डिवाइडेड बाई वी आर लिखें, ये भी चलेगा। मगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप ये भी लिख सकते हैं टेन इनवर्स ऑफ एक्स एल डिवाइडेड बाई आर। कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। इसीलिए मैं कहूंगा रोक सको तो रोक लो। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो वो फाइंड आउट करते हैं, वो है पावर इन आरएलसी सीरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे लगता है कि इस पे थोड़ा बहुत हमें तवज्जो देना है। पावर इन आरएल सीरीज सर्किट, ये देखिए, ये जो पावर है वो हम फाइंड आउट करेंगे, मगर थोड़ा एहतियात से काम करेंगे, क्योंकि आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वोल्टेज और करंट का फेस रिलेशनशिप का पता होना। और इसमें जो है ना थोड़ा बहुत मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। मुझे पता है अक्सर बच्चे जो है ना इसको ड्रा करते वक्त बहुत ही ज़्यादा गलती कर बैठते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको जो है ना तफसील से डिटेल तरीके से मैं समझाऊँ कि कैसे पावर का ग्राफ प्लॉट करते हैं। मगर आपने जिसको सबसे पहले रेफरेंस लिया है उसको आप पहले, मैं कहता हूं आप लिख दें। जैसे आपने करंट को रेफरेंस लिया है तो मैं यहां पर करंट का ग्राफ प्लॉट करता हूं। ये देखिए, ये हमारा करंट का ग्राफ है, ठीक है। सबसे पहले जो भी रेफरेंस आपने लिया होगा ना उसको आप वोल्टेज के भी रेफरेंस ले सकते हैं। इसका ये नहीं मतलब होता है कि आप वोल्टेज को रेफरेंस ना ले सकते, ले सकते हैं, कोई मसला नहीं, यकीन मानिए ले सकते हैं। उसको मैथमेटिकल फॉर्म भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ये बहरहाल जो भी है मैं इसको आई से रिप्रेजेंट करता हूँ, जो ब्लैक में मैंने शो किया हुआ, जहन में रख लीजिएगा करंट। अब बारी किसका है, वोल्टेज का ड्रा करना। मगर आप यहाँ पर देखिएगा वोल्टेज यहाँ पर इसी डायरेक्शन में होता ना, इसी डायरेक्शन में होता तो आपको पता है कि जब मैं करंट को यूं ले लूं तो आपको पता है वोल्टेज को भी मैं ऐसे ही लिखता, इन फेस होता। अगर 90 डिग्री होता तो आपको पता है कि मैं ऊपर से यूं ड्रा करता। मगर यहाँ पर ठीक है ऊपर से तो ड्रा करना पड़ेगा, लीड कर रहा है, मगर इतना भी ऊपर नहीं जो मैक्सिमम पीक जो कि 90 डिग्री, देख हमेशा पॉजिटिव पीक है ना ऊपर की तरफ, वो 90 डिग्री
और नेगेटिव पी को आप 70 डिग्री 270 डिग्री आप याद रखना है, ठीक है ना। तो ऊपर की तरफ ड्रा करना है, मगर इतना ऊपर भी नहीं कि वो 90 डिग्री को जाहिर करे। यहां से मैं ड्रा करता ना ऊपर, तो फिर जाके 90 डिग्री, तो मैं इधर कहीं से मैं ड्रा करता हूं, इधर कहीं से मैं ड्रा करूंगा। अगर मैं यहां से ड्रा करूंगा तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा। यानी मैं अपने जो ग्राफ है उसको मैं ड्रा करना चाहूँ ना, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर यूं आएगा। आहा, क्या खूबसूरत ग्राफ बना है देखो। हालांकि मेरे जो डायग्राम है ना बहुत बकवास है, मगर फिर भी कभी कभार तुक्के में भी ठीक बनता है। इसको मैं वी से रिप्रेजेंट करता हूँ, और यहाँ पर ठीक बनने भी चाहिए। अगर ना बने तो मैं आपको कैसे समझाऊंगा यहाँ पर जो हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा वोल्टेज का ग्राफ है। तो आप खुद देखिएगा कि यहाँ पर करंट की वैल्यू जब 0 थी तो वोल्टेज 0 पर नहीं है, वोल्टेज थोड़ा आगे है। वोल्टेज थोड़ा आगे होने का मतलब है वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। कितना डिग्री लीड कर रहा है, ये जो आपको डिफरेंस नजर आ रही है इन दोनों को, जो फर्क है ना वही एंगल है। आप इसको थोड़ा आगे और प्रोड्यूस करके इसको फाई का नाम दे सकते हैं। देखिए यहां से लेकर ये जो है ना एंगल है, ये वाला देखो, ये बेसिकली इनका फेस डिफरेंस को जाहिर करता है वोल्टेज और करंट का। क्योंकि हमने यहाँ पर करंट को I = I0 sin ω t लिखा है, वोल्टेज को आप I = V = V0 sin ω t नहीं लिख सकते हैं। इसका जो है ना वोल्टेज का, अगर आप इक्वेशन ड्रा करना चाहें, वोल्टेज का फार्मूला ड्रा करना चाहें, तो मैं यहाँ पर मेरे हाल में पहले लिख देना चाहिए, मुझे V = V0 sin ω t नहीं लिखूंगा, ये थोड़ा आगे है। आगे होने का मतलब है +φ लिख दूंगा। ये है वोल्टेज का। करंट का शर्त यह है कि अगर इस तरह लिखा हो, मगर आप वोल्टेज को रेफरेंस लेंगे तो करंट ले कर रहा है। इफ मैं यहां पर वो भी लिख देता हूं, इफ रेफरेंस जो है ना हम किसको लेंगे, अगर मैं रेफरेंस वोल्टेज को ले लूं तो V = V0 sin ω t लिखूंगा, तो उस सूरत में करंट का जो रिलेशन है ना वो क्या होगा खुद देखिएगा। यहां पर वोल्टेज लीड कर रहा है तो करंट क्या कर रहा है, लेग कर रहा है। तो करंट लेग करने का मतलब है डियर स्टूडेंट ω t के साथ -φ लिखूंगा, जहन में रखना, ये भी आपको पता होनी चाहिए। एनीवे, ये हमारा वोल्टेज का ग्राफ है। अब क्योंकि तो मुझे पावर फाइंड आउट करनी है, तो पावर फाइंड आउट करना हो तो पावर का फार्मूला क्या है वो आपको पता होने चाहिए। इसी पावर का जो फार्मूला है इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। P = किसके बराबर आ रहा है, IV। इसका मतलब ये होगा टोटल जो पावर है करंट और वोल्टेज के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो इसका जो प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी हो तो एक एक पॉइंट पर हम इसको प्रोडक्ट लेते जाएंगे और देखेंगे कि करंट और वोल्टेज के जो ग्राफ है वो कैसे मिलता है। तो गौर से देखिएगा, शाबाश। यहां पर इधर देखिएगा, मैं इसको रेड मार्कर से लिखता हूं। इस पॉइंट पर क्योंकि पावर जो है ना IV का प्रोडक्ट होता है, तो यहां पर पावर की वैल्यू 0 आनी चाहिए। क्यों, इन दोनों में से कोई सा भी एक 0 होगा तो पावर ऑटोमेटिकली 0 होगा। यहां पर पावर की वैल्यू 0 होगी, इधर भी पावर की वैल्यू 0 होगा क्योंकि वोल्टेज 0 है, इधर भी पावर की वैल्यू 0 होगा, करंट 0 है। इस दोनों में सबसे पहले इधर देखिए, इन दोनों के बीच में हम देखेंगे, जहां पर 0 होता है ना इनके बीच में सबसे पहले देखना है। इसमें वोल्टेज भी पॉजिटिव में है, करंट भी पॉजिटिव में है, तो पावर भी पॉजिटिव में होगा। तो मैं चले इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ। पावर का जो ग्राफ है ना यूं बनेगा, देखिए ऐसा, ये वाह, ये हमारा पावर का ग्राफ है। इस केस में देखिए यहां से लेकर यहां तक, यहां पर 0 है, यहां पर भी 0 है, मगर अगर ले इस ट्रिपल में इधर से नीचे की तरफ एक लाइन ड्रा करता हूं, तो इसमें ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रा करूं तो कोई भी टेंशन नहीं है। करंट तो पॉजिटिव में है, मगर यहां से लेकर यहां तक वोल्टेज नेगेटिव में है, तो पावर IV के बराबर होने का मतलब है प्लस माइनस माइनस में आएगा। तो पावर का जो ग्राफ है इनका प्रोडक्ट कुछ इस तरह से मिलेगा। देखो पावर का ग्राफ, फिर यहां से लेकर इधर भी देखें, यहां पर भी 0 होना है, कंफर्म 0 होना है क्योंकि यहां पर वोल्टेज की वैल्यू 0 है, ठीक है। मगर इसी केस में इन्हीं दोनों जो है ना टाइम में जरा देखें, इस टाइम फ्रेम में करंट भी नेगेटिव में है और वोल्टेज भी नेगेटिव में है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो डियर स्टूडेंट मैं पावर को यूं लिखूंगा। देखें थोड़ा बहुत मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मैं अपने
असली हालत में वापस आ रहा हूँ, मेरे डायग्राम बहुत बकवास है। तो ये पावर का ग्राफ है, देखिए। अब इस केस में देखेगा तो ये जो है ना वोल्टेज है, चले यार इधर मैं लिख के रखता हूँ, आप जो है ना मिक्सअप हो रहे हैं आप। ये वोल्टेज ब्लू कलर में मैंने शो किया हुआ है, जो ब्लैक है वो करंट को जाहिर करता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा वोल्टेज पॉजिटिव में है, करंट किस में है, नेगेटिव में है। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो हमारा पावर का जो ग्राफ है ना यूं बनेगा। यस, वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत हमें ग्राफ मिला है, शानदार ग्राफ आपको मिला है। तो इस ग्राफ को हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। ये जो ग्राफ है इंतहाई इंपॉर्टेंट ग्राफ होगा, इसी ग्राफ को हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। इससे लग यही रहा है कि इसमें जो करंट है, जो टोटल पावर, अगर फर्स्ट इसके एवरेज भी लेंगे तो एवरेज जीरो कम से कम नहीं हो सकता। जीरो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें देखें कि ये जो पीक है ना बड़ा है, ये जो पीक है स्मॉल है। इसका मतलब है एवरेज पावर मैं यहाँ पर वसूख से कह सकता हूँ जीरो नहीं हो सकता। जीरो ना होने का मतलब है टोटल पावर कितना होगा, तो मैं आपको बताता हूं। ये जो फेज डिफरेंस होगी ना वो एंड तक, ये जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। वो आप कैलकुलेट करना चाहें तो आप कैलकुलेट कर भी सकते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आपको वो डिटेल तरीके से आपको समझाओ। पावर, इस पावर का मैथमेटिकल फॉर्म फाइंड आउट करनी हो तो सबसे पहली बात तो ये है, पावर इज इक्वल टू, आपको पता है कि I डॉट वी के बराबर होता है। पावर इज इक्वल टू आई वी के बराबर होता है। हम इसको ना डायरेक्ट, जो पावर है ये बेसिकली वोल्टेज और करंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ये इसलिए लिख देते हैं क्योंकि हमारा ज्यादातर वास्ता रजिस्टर के साथ बनता है और रजिस्टर में वोल्टेज और करंट इन फेस होता है, डायरेक्ट ले देते हैं। क्योंकि पावर इज इक्वल टू आई वी के साथ जो है ना कॉस 0 डिग्री, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं तो आपको पता है कि जो है ना इसका कॉस में ही लिखते हैं। देखिए कैसे होता है, मैं आपको समझाता हूँ, कोई टेंशन नहीं लो, बात नहीं है। वोल्टेज ये है, करंट ऐसा हो। आपने एक चीज देखा, रेजिस्टर में टोटल जो है ना पावर निकालनी है, ज़हन में रख लीजिएगा। वोल्टेज और करंट दोनों इन फेज था। जब इन फेज था तो आपने देखा कि पावर वहां पर डिसिपेट हो रहा था, यानी कि 0 डिग्री था। आपने ये भी देखा जब 90 डिग्री हो तो उस सूरत में पावर डिसिपेट नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि एवरेज पावर कैलकुलेट की, 0 आ रहा था। तो हमें एक चीज मिला, हमें ये कम से कम अंदाजा हो वोल्टेज और करंट दोनों अगर इन फेज होंगे तो डिसिपेट मैक्सिमम होता है, और 90 डिग्री पर होगा तो नहीं होता। इसका अभी अगर बीच में होगा, जैसे हमारे केस में तो कुछ इस तरह से है, इसका मतलब है ना यहाँ पर मैक्सिमम होगा ना यहाँ पर मिनिमम होगा। इसका मतलब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रिजोल्व करना पड़ेगा। अगर आप इसको रिजोल्व करेंगे तो इसका एक कंपोनेंट ऐसा मिलेगा जो कि इन दोनों के बिल्कुल क्या होगा, पैरेलल में होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। क्योंकि पैरेलल वाले का जो कंपोनेंट है उससे पावर डिसिपेशन हो रहा था, जो कि रेजिस्टर में हुआ था। तो मैं यहां पर लिख देता हूं P इज इक्वल टू, ठीक है I तो लिखूंगा, मगर इस V के उस कंपोनेंट को लिखूंगा जो कि करंट के अलोंग हो। तो मैं लिखूंगा V नहीं, V cos थीटा, क्योंकि आपको पता है इस I का वो कंपोनेंट जो कि करंट की जानिब है वो V cos थीटा। मैं यहां पर लिख देता हूं ये V cos थीटा, यहां से यहां तक देखो। तो मैं पावर का जो रिलेशन है लिख सकता हूं I V cos थीटा के बराबर। इसी को अगर आप फर्क मजीद थोड़ा बहुत आप आगे बढ़ाएंगे तो P इज इक्वल टू करंट, बेसिकली टोटल करंट होगा तो टोटल करंट को आप थोड़ा आगे बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा जी, इस टोटल करंट को लेट सपोज मैं I लिख देता हूँ। V टोटल वोल्टेज है जो कि टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस के बराबर होता है। कॉस थीटा बेस अपॉन यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है, इसमें बेस क्या है आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा बेस है। अच्छा, और हाइपोटेन्यूज का V है। इसको अगर आप थोड़ा देखें, ओहो, इसी को अगर आप इम्पीडेंस ट्रायंगल ड्रा करेंगे तो एक जैसा बन रहा है। ये रिलेशन और ये रिलेशन एक जैसा होने का मतलब है, अगर ये टोटल V था तो मैं इसे टोटल Z कहूँगा, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करूंगा। ये V R था, जैसे यहाँ पर है तो मैं इसको सिर्फ R का नाम दूंगा। ये V L है तो मैं इसे V L नहीं, इसको मैं XL से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो बिल्कुल एक खूबसूरत ट्राइंगल नजर आ गया। इसी को हम कहते हैं इम्पीडेंस ट्राइंगल। इम्पीडेंस
ट्राइंगल कहते हैं। अब मैंने ये क्यों किया है, क्योंकि इस cos थीटा में इम्पीडेंस जी निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज r अपॉन जी लिखेंगे, r डिवाइडेड बाई जी। तो आप खुद देखिए जी और जी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा तो पावर इज इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है, आई स्क्वायर इंटू आर। ये है टोटल पावर डिसिपेशन। मुझे उम्मीद है इंतहाई इंपॉर्टेंट ये जो टॉपिक है आपने समझ लिया होगा। अगर आपने ये टॉपिक समझ लिया हो ना तो इसका मतलब होगा कि हमारा अगला जो टॉपिक है वो खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा। वो जो टॉपिक है बिल्कुल सिमिलर टू ये RL सीरीज सर्किट है, उसको हमने अगर RL सीरीज सर्किट का इसका अगर RL सीरीज सर्किट है उसका नाम हम RC सीरीज सर्किट रखेंगे। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आया होगा। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।